लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 14 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूसरे दिन नीरू ने कई मर्तबे कुमार के घर जाने की इच्छा की, पर उधर चलते पैर ही न उठे। सुरेश के मन में जो भाव पैदा हो गया है, उससे अधिक लज्जास्पद उसके लिए दूसरा नहीं। जाते हुए जैसी उसकी संपूर्ण शोभा चली जाएगी, जिसे लेकर बहन की तरह सर ऊंचा कर वो सुरेश के सामने खड़ी होती है। नीरू अपनी शोभा न छोड़ सकी। वो उसी की रक्षा के सौरमंडल में तैयार हुई है। उसकी पहले शोभा है, फिर और कुछ। उसके साथ उसका अछेद्य संबंध है। भाई के जाने के लिए कहने में उसे साफ इनकार के तार बजते हुए सुन पड़े। उन्होंने जैसे उसकी इच्छा का विचार कर वैसा कहा हो। जो कुछ भी हो, नीरू के दादा है, वो स्नेह में पली है, स्नेह न तोड़ सकी। साथ ही मनुष्यता का भी विचार आया। कुमार की माँ क्या सोचेगी? उन पर जो बर्ताव गांव वाले कर रहे हैं, वो किसी बुद्धिमती द्वारा समर्थन न पा सकेंगे। जमींदार के धर्म का पालन करते हुए उसके दादा ने एक प्रकार कुमार का सर्वस्व हर लिया है, जितने से वे उस गांव के बाशिंदा रह सकते। पुनः उनके साथ, उनके जैसे सुधरे हुए विद्वान के साथ विद्याभाव का सहयोग नहीं किया। एक जमींदार होकर सामाजिक मुआमलों में उनका बाजू नहीं बचाया, बल्कि अपना ही स्वार्थ देखा है, जो वास्तव में नीरू का है। अपने घर तथा समाज की आज्ञा और मर्यादा के अनुसार उसे भी एक प्रकार कुमार के कानपुर वाले मकानों के लिए यामिनी बाबू को कर्ज लेकर रुपया देना होगा। मामा छल करने पर भी छल नहीं कर सकते, और ये इतना सा अर्थ लेकर वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये उनके कार्यों का पुरस्कार भी नहीं ठहरता। अस्तु इस प्रकार उसे भी विरोध करना होगा। कुमार को वो मदद नहीं पहुंचा सकती। रामचंद्र को उसने खर्च देने के लिए कहा है। मुमकिन अब उसकी मां खर्च लेना मंजूर न करे। सोचती हुई नीरू जब जब आवेश में आई, चलने को तैयार हुई, पर दूसरे ही क्षण लौटने पर उसका कैसा भाव होगा सोचकर लज्जित हो गई। जो नीरू कभी कभी इसके कवल से मुक्ति पाने की सोचती थी, वो दूसरा खाली मकान देखकर भी न जा सकी। वो अपनी ही इच्छा से नहीं जा सकती। लजाकर मुरझाकर असभ्य व्यवहार के कारण मन में मर कर रह गई। नीली की इच्छा जाने की थी। उसने याद दिलाई और कहा कि दादा ने अंत में जाने की राय दी है। पर नीरू ने कहा, जहां गांव वाले नहीं जाते वहां मेरा भी जाना ठीक नहीं। पहले मुझे मालूम नहीं था। इतना कहकर नीली को भी जाने के लिए ना कह सकी। नीली ने भी सोचा कि वहां उसका जाना ठीक नहीं। ऐसा सिर्फ अपनी पराधीनता का विचार कर सोचा। मन से वो दीदी का विरोध किए रही। कारण, कुमार बाबू की मां से ज्यादा भली और स्नेह वाली महिला उस गांव में कोई है, ये वो न मान सकी। उस रोज नीरू टहलने न निकली। नीली भी कहीं न गई। सुरेश बाबू पते पर थे कि नीरू क्या करती है। उसके ना निकलने से खुश होकर बोले, आज रामचंद्र की मां ने तुम्हें बुलाया था, अच्छा हुआ तुम नहीं गई। उनके यहां जाने पर दूसरी भी तुम्हें बुलाती, और न जाने से अच्छा न होता। जमींदारी करने पर प्रतिष्ठा का विचार रखना पड़ता है। अभी तुम समझती नहीं। रामचंद्र की मां भी तुम्हारे यहां आ सकती है, पर वे आवेंगी नहीं। वे इसका विचार रखती हैं, पर ना आए तुम बुलाना भी मत, नहीं तो अपमान होगा अगर वे ना आईं। हम सिपाही से कहला भेजेंगे कि रामचंद्र को आज्ञानुसार 20 रुपये महीने भेज देंगे। भाई की बात सुनकर नीरू ने कुछ न कहा। सुरेश बाहर से गंभीर और मन से खुश होकर चला गया। देवी सावित्री ने नीरू के लिए अच्छा अच्छा जलपान सुबह 5 बजे उठकर बंगाली पसंद के अनुसार मुलायम मुलायम सूरज खुलते खुलते बना रखा और स्नेह के हृदय और आदर की दृष्टि से प्रतीक्षा करती रही। धीरे धीरे 10 बज गए, 11 बज गए, नीरू न आई। तब हताश होकर जलपान रामचंद्र को देकर पहले एक चिट्ठी लिखी, फिर तीसरे पहर भोजन बनाया। रामचंद्र जलपान कर चिट्ठी डाक खाने छोड़ने गया। देवी सावित्री के मन में अनेक प्रकार के भाव आए। उन्होंने नीरू को स्नेहवश होकर बुलाया था। वो जमींदार की लड़की या स्वयं जमींदार है, ये सोचकर नहीं। पर वो नहीं आई तो क्या रामचंद्र के लिए उसने कल जो कुछ कहा है, उसे सहायता देने की जो उदारता दिखाई है, वो इसलिए कि रामचंद्र एक गरीब विद्यार्थी है और वो उस पर दया करने वाली उसके गांव की मालकिन?
क्या इसी दया भाव के कारण फिर उसके मकान आमंत्रित होकर जाना उसने उचित नहीं समझा? मुमकिन उसके भाई ने उसे रोका हो, अथवा गांव की हवा देखकर उसके अनुकूल रहना ही उसने युक्ति युक्त समझा हो, पर उन्होंने केवल स्नेहवश उसे बुलाया था। वे धीर महिला थीं। इधर दुख का पहाड़ उन पर टूटा था। धैर्य से वे उसे संभाली हुई थीं, जब तक वो प्राकृतिक नियम से पूर्ववत हट न जाए। कुमार की इच्छा के अनुसार उसे विलायत भेजने के लिए उन्होंने स्वयं पति से आग्रह किया था। धन का मोह छोड़कर मकान रेहन कर देने के लिए कहा था। फिर परिस्थिति के उत्तरोत्तर बिगड़ते रहने से लेकर पति के स्वर्गवास तक का वज्र प्रहार धीरतापूर्वक सहन किया था। पुत्र की भविष्य आशा में गांव वालों के भी असह लांछन नतमस्तक होकर धारण किए थे। वैसी दीनता में भी मलिकवा की मां का भरण पोषण कर रही थीं। कभी पानी नहीं भरा, पर ऐसे अपमान के साथ गांव से बाहर जाकर पानी भर लाना भी उन्होंने स्वीकार किया। कुमार की इच्छा पूरी हुई, पर वो स्थितिशील नहीं हो रहा। इसका असह्य ताप भी उन्होंने शांत होकर धारण किया। रामचंद्र पर इस परिस्थिति का बुरा प्रभाव न पड़े, इसके लिए मां की तरह उसे पहले ही स्नेह देती रही, उसे बराबर गांव तथा देश की मनोवृत्ति की समुचित धारणा कराती रही। पर अब उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। नीरू को उन्होंने बुद्धिमती सोचा था, और उनकी स्थिति नीरू को मालूम होने पर नीरू शिक्षित बंगाली बालिका होकर भी उनके प्रति सहानुभूति न रखेगी, ये वे नहीं सोच सकीं। यही उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हुआ। इसी समय मलिकवा की मां आई और कहा कि कल बिटिया बाग गई थी, उसका दुख सुनकर चली गई, कुछ न बोली। गांव वाले अब इस उपाय में लगे हैं कि खेत वाले कुएं से पानी भरना बंद करा दें, और कल गांव की औरतें डेरे पर बिटिया से मिलने गई थीं। बरम भोज की खबर है। कुमार की मां धैर्य से सुनती रही। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 14, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।